में ऐसा आज लगा कि 6 दिनों की गिरावट थमेगी और एक तेजी की शुरुआत होगी, लेकिन पिछले 1 घंटे में उन उम्मीदों को बहुत ही करारा झटका लगा है। हालांकि शुरुआत भी उथल पुथल के साथ हुई थी और पिछले 1 घंटे में हमने बाजार को देखा कि बाजार ने पूरी की पूरी जो तेजी थी 200 अंकों के आसपास की उसको गंवाई है और इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है 23,040 के आसपास, दिन के निचले स्तर के आसपास है निफ्टी। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो गिरावट वहां पर भी है, डे हाई से करीब 500 अंक गिरकर करीब 200 अंकों की नरमी फिलहाल आपको दिखेगी। 49,300 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। तो ये स्थिति है बाजार की। आज कहीं अगर बाइंग दिख रही है तो वो है फार्मा स्टॉक्स, चुनिंदा फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में आज चमक हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आईटी स्टॉक्स थोड़े से नर्वसनेस के साइंस दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है और निफ्टी आईटी के सभी 10 शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे टिल्टेड हो रहा है गिरावट वाले खिलाड़ियों की तरफ। सुबह जो रेशियो था काफी अच्छा था, 800 शेयर कमजोर थे तो 1800 शेयर मजबूत थे, लेकिन अभी देखिए करीब 1350 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले 1350 शेयरों में इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां थोड़ी हम देख रहे थे कि लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही थी, वहां पर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। हालांकि अगर आप एफएनओ के स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर आपको ये मार्केट ब्रेथ फिलहाल तो ठीक ठाक दिख रही है। तो चलिए अगले 1 घंटे में हम ये जानेंगे कि आप के लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे, इवेंट्स टू वॉच होंगे। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों पर जो अब तक का सत्र बीता है उसकी मेजर हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं। तो निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 23,000 को बचाने की फिर से जद्दोजहद कर रहा है। आज दिन में एक बार ब्रीफली 23,000 के नीचे निफ्टी गया भी था। निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से करीब 500 अंक नीचे और हम देख रहे हैं कि जो हैवी वेट्स हैं यानी कि एचडीएफसी बैंक, वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक करीब 0.25% नीचे है, एसबीआई में भी करीब इतनी ही गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स के सभी 10 शेयर कमजोर हैं, लेकिन फार्मा शेयरों में आज चुनिंदा मजबूती है। इब्का लैब्स का शेयर करीब 7% ऊपर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अरविंदो हो गया या फिर डिवीज, डॉक्टर रेडीज, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मेटल शेयरों की चमक है। टाटा स्टील करीब 3% ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है और आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल भी है ये शेयर। लेकिन बाजार में स्ट्रक्चर लगातार वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आज देखिए दिन के दौरान हम बातचीत कर रहे थे कि क्या बाजार में तेजी की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ श्रीकांत चौहान थे, उन्होंने कहा था कि 23,100 पर आप सपोर्ट लगा लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड कीजिए, 23,300-400 के लेवल आ जाएंगे। लेकिन सपोर्ट्स भी ब्रेक हो रहे हैं। डिब्बी मतलब सुबह जो उत्साह था शुरुआत के 1-1.5-2 घंटे में, फिर दिन के दौरान और उत्साह बढ़ा, फिर वो सारी चीजें निराशा बदलती हुई दिख रही हैं। वो इसलिए हो रहा है जैसे मैंने आपको सुबह बात बताया था कि मार्केट थोड़ा शैलो है, खोखला है, उसके अंदर एक हिस्सा बड़ा नहीं है वो एफआईज का। इसलिए जो तेज़ी आएगी ना ट्रस्ट करें, जो मंदी आएगी ना ट्रस्ट करें। हर 15-20 मिनट के अंदर एक शेक सा लगता है और ये आज नहीं है तो आपने कल भी तो देखा है, आपने उससे एक दिन पहले भी देखा है। तो ये मेरे लिए तो कुछ नया ही नहीं है। दूसरी पॉइंट, हमने एक पॉइंट आपके सामने और रखा है कि मार्केट के अंदर नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन की पॉलिसी को फॉलो करो आप। ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाओ इस रिकवरी को देख के, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ इस तरह के फॉल को वापस से देख के। बाजार कुछ नहीं कर रहा, मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है और इस शेक के अंदर वीकर हैंड्स को, जिनका फाइनेंशियल लिवरेज ठीक नहीं है और जिनको थोड़ा असेट्स मैनेजमेंट में नहीं करना आता, उनको निकाल देगा। ओवर एक्साइटमेंट लोगों को निकाल देगा, ओवर एक्साइटेड मंदी, ओवर एक्साइटेड तेज़ी खेलने वाले लोगों को निकाल देगा सिस्टम से बाहर। तो ये सिर्फ कुछ टेस्टिंग मोड में चल रहा है, ऐसा समझो आप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मार्केट के अंदर कोई बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा? सेक्टोरल चर्निंग ऐसी हो रही है कि जो बहुत स्ट्रांग है वो एब्सेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल मार्केट से डिस्टर्बेंसेस क्या ख़त्म हो गई हैं? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो आज देश के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं बाकायदा, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ से कुछ और अच्छा पॉजिटिव निकल के आए। एक और बात, आज नया इनकम टैक्स टेबल्ड हो गया, जो नया बिल प्रस्ताव था 10 मिनट पहले ही देश के एफएम ने वो टेबल्ड किया है संसद के अंदर ही। तो अभी भी ट्रिगर्स वैसे कम नहीं है मार्केट के अंदर। विक्स भी अभी है 15 के अराउंड चल रहा है, तो ये शांति से तो बहुत नहीं बैठने देगा। आपको चाहिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एफआईज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग मेरे को ये कह सकते हैं आप तो एफआईज के लगता है वकील ही हो, आप बार बार एफआईज के बारे में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बताते हो। देखिए, मैं एफआईज का वकील तो नहीं हूँ, लेकिन एफआईज की इंपॉर्टेंस जानता हूँ इंडियन मार्केट्स के अंदर। मैं थैंक यू भी करता हूँ इस बार के डीआईज को कि उन्होंने 60% होल्ड कर रखा है मार्केट के अंदर। कम नहीं होता डीआईज का 60% होल्ड करना, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
जो भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, DII, उनके पास अगर 100 में से 60 रुपये उन्होंने डिप्लॉय कर रखा मार्केट के अंदर, वो भी तेज़ी के अंदर। ऑल्दो 100 का 100 डिप्लॉयड है, आप ऐसा समझो एक किस्म से, तो जो भी 100 रुपये लगा है वो 60 रुपये तेज़ी में पड़ा हुआ है और 40 रुपये मंदी में पड़ा हुआ है, यानी कि इंडियन मार्केट्स पे वो काफ़ी बुलिश है बस। और एक चीज़ नज़ारत है, रिटेल क्या है, रिटेल भी है, एक चीज़ नज़ारत है, वो नज़ारत है FIs की होल्डिंग। अगर वो आ जाती है तो शायद मार्केट के अंदर एक बढ़िया मूवमेंट आपको वापस से तेज़ मूवमेंट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं 2 लेवल्स फिर से क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। पहला, जब तक 23,800 के ऊपर आप नहीं आओगे तब तक बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं चलोगे। ये चरणबद्ध तरीके से आप अपने आप को ठीक करोगे। पहले 23,300 लाओगे तो थोड़ा फील गुड होने लगेगा, 23,500 आओगे तो थोड़ा और फील गुड होने लगेगा, फिर 23,700-800 की रेंज आएगी तो डर भी आएगा कि जो मैंने कमाया है वो मैं बेच दूं या फिर अभी और चलेगा, तब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर 23,800 ब्रेक होगा, फिर उसके बाद एक नया युग, एक अंधेरा छट जाएगा, फिर शॉर्ट कवरिंग तेज़ी और मार्केट अपना नेचर बदल देगा। तब आप देखेंगे बाइंग और डिप्स होना शुरू हो जाएगा। अभी सेल ऑन राइज हो रहा है, 200 पॉइंट देखने में, तोड़ने में मार्केट को झिझक भी नहीं है। और जिन्हें देखते ही देखते आप देखो ना, हम जब कार्यक्रम के अंदर मैंने एंटर किया था उस समय तक तो निफ्टी किसी तरह से हरे निशान में था। अब मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ 31 पॉइंट का नुकसान है। तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है और करी कराई नुकसान पे भी वापस से एकदम से पुल बैक आ जाता है। तो नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट। और तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम थोड़ा सा लाइट रखो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बोले जा सकते हैं, लेकिन अब सभी मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका टाइम ख़राब नहीं करूँगा और उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इसलिए उनको सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ध्वनि पटेल, कुणाल शाह, लक्ष्मीकांत शुक्ला और अशोक कृष्णन, ये 4 हमारे मेहमान हैं जो आपके 1 घंटे के अंदर गाइड करेंगे। आपके पास पोजीशंस हो सकती हैं, ये बनाना चाहोगे आप, जो भी होगा तो हम कोशिश करेंगे उन्हीं सभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स इन सभी मेहमानों से पूछें। फिर भी अगर आपको कोई स्टॉक्स अलग से भी पूछना है तो हमने एक डेडिकेटेड कॉलर शो भी खोल रखा है, जहां पर आप चाहकर अपने सीधा उसी स्टॉक्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। कुणाल शाह, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और अशोक कृष्णन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि पटेल, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज टाइम निकाला। पहले ओशो आपसे आते हैं व्यू पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट को। देखिए, जैसा हमें मार्केट में कल देखने को मिला था कि कल 5 दिनों के कंसेक्यूटिव फॉल के बाद एक लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि इवन ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं, इतने नीचे फॉर्मेशन हुआ है। तो सो आज का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक तो वीकली एक्सपायरी है, सो हायर लेवल्स पे मूव करना चाहिए, बट अभी भी हायर लेवल से जो लास्ट 1 आवर या 2 आवर में जो फॉल आया है, ये अभी भी दिखा रहा है कि मार्केट में कन्विक्शन हाई लेवल को सस्टेन करने का नहीं है। एंड अभी भी अगर हम देखें आज और कल का, अगर हम कैंडल स्टिक का बात करें तो बहुत स्मॉल बॉडी फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट बहुत इनडिसाइसिव है, ना बुल्स में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, ना ही बेयर्स में कन्विक्शन है। तो ये मार्केट अभी वेट एंड वॉच वाला है। यहाँ पे हमें, जैसा आपने इनिशियली बताया था कि अग्रेसिव बेट्स नहीं लेने चाहिए, वेट करना चाहिए मार्केट को हायर लेवल्स पे सस्टेन करने के लिए, उसके बाद ही थोड़ा पोजिशनल व्यू टर्न अराउंड हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं कि लोअर लेवल्स पे कितना जा सकता है, तो बेयर्स में भी अभी कन्विक्शन नहीं दिख रहा है और यहाँ से फॉल आना मार्केट में चैलेंजिंग हो सकता है। बट ये खुद में ही काफी चैलेंजिंग सिनारियो मार्केट के लिए बना रहा है। तो निफ्टी का व्यू ओवरऑल अभी साइडवेज टू नेगेटिव ही है। हायर लेवल्स पे जब तक 23,350 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हर एक राइज को सेल का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। एंड लोअर लेवल्स पे 23,000, 22,900 पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमें आने वाले दिन में भी मिल सके एंड यहाँ पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, बट लाइट पोजीशंस के साथ। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सेम सिमिलर व्यू है। बैंक निफ्टी में भी अपने हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं दिखा रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे जब तक 49,800, 50,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक हमें अपने पोजीशंस लाइट ही रखने हैं। एंड लोअर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 48,800, 49,000 के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते। ये निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति आपके लिए हो गई। और
ओशो का भी यही कहना है कि पोजीशन को आपको लाइट रखनी है, उछाल पर बिकवाली करनी है। निफ्टी के अगर सपोर्ट्स की बात करें तो 23,000 और 22,900 के बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश होगी, लेकिन आप सेल ऑन राइज कीजिए। देखिए, बात क्लियर है, ना तो एक दिन की तेजी से इंट्राडे में जो हम तेजी देख रहे हैं, मैं बात उसकी कर रहा हूं, ना तो एक दिन की तेजी से मंदी का ट्रेंड चेंज होता है, ना एक दिन की गिरावट से तेजी का ट्रेंड बदलता है। जब तक सस्टेनेबल तेजी ना हो 3 से 4 सत्र की, तब तक बाजार में कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको हम समय समय पर गाइड करते भी रहेंगे निफ्टी को और निफ्टी बैंक के लेवल्स को लेकर। अब सीधे सीधे आते हैं स्टॉक्स पर और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। तो हमारे सभी मेहमान तैयार हैं, सभी का एक बार फिर से मेरी तरफ से शुक्रिया। ध्वनि जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे, क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। आज इंडेक्स के अंदर जिस हिसाब से एक यू टर्न देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशन तो ये थी यहाँ पे कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी यहाँ पे देखेंगे, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हायर लेवल्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से हमने एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल देखा। तो यू शेप ही यहाँ पे एक बन चुका है, जहाँ पे डाउनफॉल जो है वो वापस कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से एक ही ट्रेड रहेगा यहाँ पे, वो है अदानी पोर्ट्स के अंदर। अदानी पोर्ट्स का काउंटर अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप अदानी पोर्ट्स को सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ 1100 का लेवल जैसे काउंटर ब्रीच करता है 1065 तक के यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 1135 का लेवल ध्यान में रखना है। के शेयरों में वैसे कमजोरी है। अडानी आप एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, करीब 5% के आसपास की गिरावट है। अडानी पोर्ट्स में भी नरमी है, थोड़ी सी कम है, यहाँ पर बिकवाली की गुंजाइश अभी भी है। और टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर ध्वनि की तरफ से एक ही शेयर कन्विक्शन है बिकवाली की साइड का ही। लेकिन अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। शुक्ला जी, आप बताइए, नमस्कार, आपका शेयर कौन सा होगा, क्या अभी बेचेंगे? आप सभी को आफ्टरनून। जो इस काइंड के मार्केट में हमें लॉन्ग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो सबसे पहले सेल का ही कॉल रहेगा मेरा। तो एलटीआईएम पे मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और आज इसने अपने 200 डीएमए के रेजिस्टेंस के साथ ही एक बेरिश फॉर्मेशन पैटर्न बनाया है डेली के चार्ट्स पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है एलटीआईएम में, तो इसको हम करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहा है 5770 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो नजर आ रहा है 5320 का। दूसरा जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन के लिए है चोला फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, और आज चोला फाइनेंस ने एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल पैटर्न बनाया था डेली के चार्ट्स पर, और 200 डीएमए के सपोर्ट के साथ एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1350 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देख सकते हैं चोला फाइनेंस में। और इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1485 के। आज हम फाइनेंशियल स्टॉक्स में चुनिंदा बाइंग देख भी रहे हैं। जो लीडर है बजाज फाइनेंस, वहां पर भी तेजी है, लेकिन आपको चोला इन्वेस्टमेंट खरीदने की सलाह है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। 2.5% ऊपर अभी भी शेयर है, लेकिन 1485 के टारगेट और 1350 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर जो है शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। निफ्टी आईटी में 10 शेयर हैं, 10 के 10 शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं। एलटीआईएम यानी कि एलटीआईएम एंट्री को आप शॉर्ट कीजिए, 5320 का टारगेट होगा नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 5770 रुपए का। एलटीआई एंट्री को लेकर ये व्यू फिलहाल शेयर में 2% के आसपास की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। कुणाल भाई, आप बताइए आपके पिक्स क्या होंगे आज के लिए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक फर्स्टली मैं मार्केट्स पे अपडेट दे दूंगा। जिस हिसाब से मार्केट्स में आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। निफ्टी ने 23,200 का जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं किया है। हाई लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो है 23,274। हमने उसको आज के ट्रेडिंग सेशन में सरपास नहीं किया। तो आई थिंक जब तक हम ये 20 डीएमए को रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, अग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाना है निफ्टी पे। लोअर एंड पे जो सपोर्ट है वो है 22,800 का ही। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स है जहाँ पे वीकनेस आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिखी है। आईटी में आप देखोगे लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है आईटी इंडेक्स जो करंटली 41,233 पे चल रहा है, ये अपने 200 डीएमए को टेस्ट करेगा जो है 40,358। सो ऑलमोस्ट 900 से 800 पॉइंट का फॉल अभी भी आईटी इंडेक्स में बाकी है, जो शायद निफ्टी को वापस ड्रैग डाउन कर देगा 22,800।
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सेंस है कि वो लेवल जहाँ पे बनेगा वो कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी के लिए बन सकता है। सो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। मुझे लगता है वापस हम जाके 22,800 को टेस्ट करेंगे, और अगर वहां से हम अभी बाउंस देखते हैं उस लेवल से, तो हम कहीं ना कहीं बॉटम का फॉर्मेशन फिर कंफर्मेशन देंगे। बट शॉर्ट टर्म व्यू अभी भी नेगेटिव है। आज बैंक निफ्टी ने भी काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। आई थिंक हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किया है, प्लस करंटली अपने एग्जैक्ट 20 डीएमए पे ट्रेड कर रहा है, जो है 49,328 के आसपास। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे और डाउनसाइड दिखा सकता है, लोअर लेवल पे 49,000 48,800 के टारगेट्स वापस आ सकते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। सो बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी, अभी भी वीकनेस है बैंक निफ्टी में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, यहाँ पे दो रिकमेंडेशन रहेंगे, एक बाई साइड रहेगा, एक सेल साइड रहेगा। पहले मैं बाई साइड का रिकमेंडेशन करूंगा डिस्कस, और स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। आई थिंक स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स फॉर्मेशन इंटैक्ट है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, सो ये अपसाइड और भी कैरी फॉरवर्ड रहेगी। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट्स रहेंगे 1890 से लेके 1920 तक के, और जो लोअर एंड पे स्टॉप लॉस रखना है बजाज फिनसर्व में वो है 1820 का। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा सेल साइड पे है, और वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का ऑलरेडी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे एक सलाह रहेगी, बाउंस मिले तो उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। करंटली जो फेब के फ्यूचर्स है बीबीएल के, वो चल रहे हैं 517 516 के आसपास। कोई भी बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 520 525, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस सेल करने के लिए। आपको हायर एंड पे 530 का स्टॉप लॉस लगाना है, और लोअर एंड पे वापस हम 500 से लेके 490 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। सो बीबीएल सेल रहेगा और बजाज फिनसर्व बाहर है। बजाज फिनसर्व, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, एक खरीदारी की राय, एक बिकवाली की राय, और कमजोर बाजार में भी बजाज ट्विंस जो है अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर 2 से 3% तक की मजबूती, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन। इस वक्त निफ्टी करीब 200 अंकों की कमजोरी दिखाते हुए 23,235 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। इसी तरह सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 700 अंकों की बिकवाली देखी जा रही है। धीरे धीरे अब नतीजों का सीजन भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। उसी के ठीक साथ अब ट्रिगर्स कम है, मिसिंग है मार्केट के लिए, और इस मिसिंग ट्रिगर के सिनेरियो में किस तरह से मार्केट पैन आउट होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है, इस पर खास नजर होनी चाहिए। मिड कैप में भी कल ही की तरह, कल दोपहर को जिस तरह सेंटिमेंट्स नजर आए थे, मिड कैप में काफी गिरावट हावी हुई थी, उसके बाद रिकवरी भी आई, लेकिन इस वक्त मिड कैप ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन है। हमारी पैनल पर ओशो कृष्णन भी है, आइए उनसे भी जानते हैं उनके क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या है। गुड आफ्टरनून ओशो, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल मेरा भी व्यू है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन है। तो पहला बाई का जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंशियल स्पेस में से ही है। श्री राम फाइनेंस में अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्ते में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन है। तो श्री राम फाइनेंस को बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 550 के आसपास होवर कर रहा है। 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि इसका स्विंग लो है। अगर हम हायर लो के बात करें तो उसका लो 530 है, जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड मुझे लगता है कि 585 तक के टारगेट इसमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में से है। कोरोमंडल में मुझे लगता है कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। एक डिसेंट करेक्शन आया था काउंटर में, एंड कल से वापस से एक बाइंग रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोरोमंडल पे करंट लेवल्स पे बाई की सलाह है। 1850 के आसपास बाई करें काउंटर को, 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में नियरली 1940 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दो कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की। ओशो कृष्णन की तरफ से फाइनेंस स्पेस से श्रीराम फाइनेंस पर बुलिश नजरिया है, खरीदारी की राय, और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी खरीदारी की राय। उनके टारगेट्स और स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी विद स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर। हमारे चारों के चारों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो खरीदारी और साथ ही बिकवाली के क्लोजिंग ट्रेड्स हैं वो अब आपके सामने हैं। बिकवाली के ट्रेड्स भी हैं इस वक्त जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं, जैसे ध्वनि ने अडानी पोर्ट पर अपनी राय दी, साथ साथ कुणाल ने भी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पर बिकवाली की सलाह दी, और इसके अलावा खरीदारी के मौके भी ढूंढ रहे हमारे एक्सपर्ट्स, जैसे चोला फाइनेंस पर लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी, और 2 कॉल्स ओशो कृष्णन की तरफ से खरीदारी की कोरोमंडल और श्रीराम फाइनेंस।
फार्मा सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून ध्वनि, आपसे फार्मा स्पेस पर आपका टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी स्पेस जो है आज दिन की शुरुआत से अच्छा एक्शन दिखा रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगर देखेंगे, आउट परफॉर्मेंस हमने देखी और इस समय भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के मूव यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छी खरीदारी है, अच्छे नतीजे आए इप्का लेबोरेटरीज के, उसके ठीक बाद स्टॉक 7% भागता दिखा। इसी तरह की तस्वीर औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला और साथ ही अच्छे नतीजों के दम पर सुवेन फार्मा में भी अच्छा खासा एक्शन हमने देखा है। इनफैक्ट आज सुबह कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी फार्मा से जुड़ी कंपनियों पर आ रही थी। ध्वनि, फार्मा सेक्टर पर डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालते हो, इस वक्त भी संभाल रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल मानसी, डेफिनेटली आज फार्मा की तरफ से यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट आप ओवरऑल फार्मा इंडेक्स को भी देखें तो यहाँ पे आज करीब हमें 1.6%, 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है इस ओवरऑल इंडेक्स के अंदर। काफी काउंटर्स के अंदर भी यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिला था, जैसे कि लॉरस लैब्स का काउंटर यहाँ पे भी नीचे की तरफ में स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, उसका रीटेस्ट करा है काउंटर ने और वहां से हमें एक बढ़त आज के सेशन में देखने को मिली। बट ओवरऑल ये जो अपसाइड है वो अभी फिलहाल के लिए सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि काउंटर्स में ऊपरी स्तरों से वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए फार्मा काउंटर्स को। फॉलो बाइंग एक्शन जो है वो हमें कल के सेशन में यहाँ पे कंफर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके अंदर फर्दर एक बुलिश साइड के पोजीशंस हम बना सकते हैं। मार्केट के अंदर खैर काम तो हो रहा है, बट वो एक रेंज का ही कामकाज है। फिर भी देखते हैं कुछ और स्टॉक से। जरा स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू कीजिए ओशो। मैं जल्दी आपसे 4-5 शेयर पता करता हूँ, आप ज़रा बताइएगा उसमें करना क्या है। पहला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बिना वॉल्यूम के थोड़ा चल रहा है क्योंकि ज़्यादा टूटा हुआ था इसलिए पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक पे कितना ट्रस्ट करें? सी ओवरऑल इस काउंटर में देखें तो पिछले कई दिनों से एक अच्छा खासा करेक्शन फेज में ही था, तो अभी कन्विक्शन लैक कर रहा है काउंटर में। सो हमें कुछ दिनों के लिए वेट करना चाहिए पीएफसी में बाई करने के लिए, बिकॉज ओवरऑल अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के काफी नीचे सस्टेनेंस दिखा रहे। तो जब तक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलेगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड द जोन ऑफ 400 से 405 के जोन पे, तब तक थोड़ा सा साइडवेज मेंटेन रखना चाहिए। 405 के ऊपर निकलता है तब वापस से हमें बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है ओशो, अगर मैं आपको एक मिनट के लिए एनालिस्ट से इन्वेस्टर बना दूं तो क्या बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस प्लस करोगे अपने अकाउंट में अब आज की डेट में इस समय? सी ओवरऑल यस, यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे भी लगता है कि फाइनेंशियल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो थोड़ी सी रैली छूट गई है, तो यहाँ से यस नो डाउट अभी भी काफी अच्छा स्टेचर है दोनों ही ट्विंस का। सो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी मार्केट में दिखाते हैं, एंड अपने बेंचमार्क के या अपने इंडेक्स के सबसे हेवी वेट भी हैं। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिनों में मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में बजाज ट्विंस को ऐड करके करंट लेवल्स पे ऐड करके चलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है। कुणाल भाई आपके पास में आ रहा हूँ। रियल एस्टेट के काउंटर काफ़ी तेज़ी से पिटे हैं, आप खुद जानते हो। सबसे ज़्यादा इंडेक्स टूटने वाला वही बना। हाई बीटा है इसलिए स्वाभाविक है मार्केट नीचे जाएगा तो टूटेगा भी ज़्यादा, तो पुल बैक भी तो ज़्यादा ही आएगा ना। प्रेस्टीज एस्टेट आज पहला सिग्नल दे रहा है एनगल्फिंग करके, यानी कि गिरावट को ख़त्म करके। हाँ, तो आप ट्रस्ट करते हो इस पर, प्लस करोगे आप? आई थिंक फर्स्टली अगर निफ्टी रियलिटी के इंडेक्स की बात करूं तो लार्जर टर्म ट्रेंड डेफिनेटली बेरिश ही है। बट जैसे आपने कहा कि हाई बीटा स्टॉक है, अगर मार्केट में पुल बैक आता है, वापस खींचता है, तो डेफिनेटली रियलिटी में भी एक पुल बैक दिखेगा। मुझे लगता है ये पुल बैक है जो निफ्टी रियलिटी का जो इंडेक्स है उसका जो 20 डीएम है जो प्लेस्ड है हायर एंड पे 896 पे, यहाँ तक मुझे पुल बैक लग रहा है। 848 करंट लेवल्स पे चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है 30-40 पॉइंट की अपमूव निफ्टी रियलिटी में हो सकती है। तो वहां पे मुझे लगता है कि जो काउंटर जहाँ पे मैं बुलिश प्लेस करना चाहूंगा बेट, वो है लोडा, दैट इज माइक्रोटेक डेवलपर्स। आई थिंक स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली देखी थी 1050 से लेके तो ऑलमोस्ट 1300 तक। फिर हमने एक रिट्रेसमेंट देखा है 50% का, और यहाँ से मुझे लगता है वापस एक अपमूव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशनल बाय रहेगा यहाँ पे लोडा पे। अगर 1200 का लेवल सरपास करता है तो बाय करिए। हायर एंड पे मुझे लगता है 1250 तक के लेवल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकते हैं। सो बाय अबाउट 1250, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1170 का। 1250 और 1280 के दो टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। ठीक है
ओशो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ज़्यादातर बात होती नहीं है क्योंकि उनमें ना ही एग्रेशन है, ना ही ऐसी कोई खबर भी आती है, लेकिन अपोलो टायर्स का आज का डेरिवेटिव्स डाटा अच्छा बन रहा है ना। तो इस पे ज़रा चेक करवा लेते हैं अपोलो टायर्स। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे, आपका टेक क्या है इस पे? कई हफ्तों के करेक्शन के बाद यहाँ पर ये स्टॉक एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो फॉलो थ्रू बाइंग है वो एक्सपेक्टेड है 435 से लेकर 440 जोन के ऊपर। वहां के अगर उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है, देन आफ्टर हमें इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को यहाँ से 465 से लेकर 470 तक के लेवल तक पुश कर सकती है। जो सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 405 के लेवल के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बट उसके लिए हमें एक ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। जब ये स्टॉक 440 के ऊपर अगर निकलता है, देन आफ्टर हम इसमें बाइंग रिकमेंडेशन की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, अपोलो टायर्स थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको नई खरीदारी करनी हो तो। फिलहाल 2-2.25% के आसपास की तेजी है, 422 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको अपोलो टायर में दिखेंगे। बाजार थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि तेजी गंवाकर आप निफ्टी को देखेंगे, सपाट कारोबार कर रहा है, 15 अंकों की हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश है, 150 अंक नीचे आप निफ्टी बैंक को देख रहे थे थोड़ी देर पहले। अब ये जो गिरावट है 50 अंकों के आसपास की रह गई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से थोड़ा सा टिल्टेड है तेजी की तरफ, 1400 शेयर तेजी वाले हैं और 1250 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। एक शेयर जहां पर थोड़ा सा हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं वो है वरुण बेवरेजेस का। कुणाल जी, जरा वरुण बेवरेजेस चेक कीजिए, इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार इसमें हो रहा होगा, क्या और ये शेयर गिर सकता है यहां से? शॉर्ट करें यहां से भी? आई थिंक डेफिनेटली हमने जो 2 कॉल दिए थे उसमें से एक BBLE था जो सेल साइड पे हमने दिया था। तो आई थिंक स्ट्रक्चर काफी वीक है, लो टॉप लो बॉटम्स है। इवनिंग अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है जो एक नेगेटिव ट्रेंड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से डाउनसाइड और भी ओपन हो सकती है, जैसे कि हमने रिकमेंड किया है कि पुल बैक्स मिले तो यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। मुझे लगता है 500 से लेकर 490 तक के टारगेट्स लोअर लेवल्स पे आ सकते हैं। ठीक है, वरुण बेवरेजेस 500 और 490 के टारगेट है कुणाल जी की तरफ से इस शेयर में। एक खबर आ रही है वो ये कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस के टैक्स पर चर्चा शुरू कर सकती है। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस के ऊपर जो GST का स्ट्रक्चर है, जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, उसमें सुधार के लिए जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जल्द कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस मसले पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ डिस्कशन करने वाला है, जिसमें तमाम जो पहलू है उस पर विचार किया जाएगा। दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ ने सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस जो हैं उसके ऊपर जो GST का स्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया जाए, ताकि सेक्टर का जो ग्रोथ है उसमें और तेज़ी लाई जा सके। जो प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें इस बात की गुजारिश की गई है कि कोल सेक्टर और RE सेक्टर में जो GST का स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और मांग ये की गई है कि हर तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस हैं उस पर यूनिफॉर्म 5% GST लगाया जाए, उसको 5% GST स्लैब के तहत लाने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप GST स्ट्रक्चर देखें, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कोल के ऊपर जो GST है वो 5% है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस के ऊपर जो GST है वो 12% है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने ये मांग की है कि ये जो अनोमलीज हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है और RE सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो RE डिवाइसेस हैं उसके ऊपर 5% GST लगाने की ज़रूरत है। हालांकि जो अंतिम फैसला होगा वो GST काउंसिल का होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करेगी और एक प्रपोजल जो है वो तैयार किया जा सकता है और फिर इसको GST काउंसिल के सामने रखा जाएगा। अंतिम फैसला ऑफ कोर्स GST काउंसिल का ही होगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो डिवाइसेस होती हैं उनके टैक्सेशन में कमी की जा सकती है। तो जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हैं, NTPC ग्रीन हो गया, वारी रिन्यूएबल हो गया, इन तमाम कंपनीज के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अपने एक्सपर्ट को और जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ खेमका हैं, मोतीलाल ओसवाल में रिटेल रिसर्च के हेड हैं सिद्धार्थ जी।
सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सिद्धार्थ जी, आपने नतीजों को तो अब एनालाइज कर लिया होगा। अब तो निफ्टी के लगभग सभी नतीजे आ गए, एक आध बाकी होंगे तो होंगे। क्या व्यू बन रहा है सर ये इस Q3 के बाद? क्योंकि सीजन शुरू होने से पहले थोड़ी सी उम्मीदें कम थी, खत्म होते होते ऐसा लगा कि नहीं उतना बुरा भी नहीं था। आपको क्या अच्छा लगा है इस पूरे रिजल्ट सीजन में? जी शुक्रिया। नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, रिजल्ट्स तो मोस्टली आ गए हैं और जो अनुमान के मुताबिक है, मतलब जो मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशंस थे। हालांकि जो कुछ नतीजे बाद में आए थोड़े बेटर थे, बट वो जो एवरेज है, जो हम जो बोलते हैं कि एग्रीगेट अर्निंग्स, अगर निफ्टी की बात करें तो हमारा अनुमान था कि निफ्टी का एग्रीगेट अर्निंग्स ये क्वार्टर में 2% से ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो लगभग वहीं पर आया है। और इनिशियल जो नंबर्स थे वो थोड़े ज्यादा निराशाजनक थे, जो ये नंबर्स अनुमान से काफी बिलो थे। बट जो बाद में नंबर्स आए उन्होंने थोड़ा सा ये एवरेज को बढ़ाकर अब वो 2% अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लगता है कि काफी वीक है। दी ओनली थिंग इज कि बिकॉज ये अनुमान के मुताबिक अब थोड़े से बेटर हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आउटलुक है, पहले ये तो मान के चल रहे थे कि Q4 बहुत ज्यादा खराब नंबर्स आएगा, बट जो आउटलुक दिया गया है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का, ये भी एक स्टेडी स्टेबल क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन बनाता है। तो अगर आप देखें तो ये एक थोड़ा सा मार्केट को बॉटमिंग आउट एक करने के लिए एक संकेत दे रहा है कि अर्निंग्स का एक बॉटम आउट होगा अगले क्वार्टर में, जहां पर वापस लोगों को पहले ही वो डिस्काउंट करके चलते हैं। अगर आप बोले कौन से कंपनीज में, सेक्टर्स में नतीजे अच्छे आए, तो क्लियरली जो अर्निंग्स आए हैं, BFSI एक सेक्टर है जहां पे अच्छे अर्निंग्स आए। हमने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखा टेक्नोलॉजी से, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स। जहाँ नतीजे वीक आए वो है कमोडिटी, सिक्लिकल्स जैसे कि ऑयल एंड गैस, मेटल्स, सीमेंट। ऑटो में थोड़े नंबर्स वीक थे। कंज्यूमर स्पेस अभी भी थोड़ा सा रिकवरी हुआ नहीं है, तो मोटा मोटी फ्लैटिश अर्निंग्स था, तो 1% डिक्लाइन का अर्निंग्स हमने कंज्यूमर में देखा। तो ये एक डायरेक्शन बन रहा है जहां पर जो थोड़े डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज है वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। BFSI, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, और थोड़ा एक्सपोर्ट रिकवरी थीम जो है टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल टेक ऑन Q3 रिजल्ट्स इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक और इस तरह की सेक्टर स्पेसिफिक फंडामेंटल राय आपके लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रक्स बना देती है आपके लिए 360 डिग्री एनालिसिस की तरह हो जाती है कि नतीजे तो आ गए लेकिन नंबर्स कैसे रहे, किस सेक्टर पर फोकस होना चाहिए और कहाँ पर अच्छे नतीजों के दम पर आगे एक्शन नज़र आ सकता है। ओवरऑल इस तरह का फंडामेंटल टेक बेहद ज़रूरी होता है इस वॉलीटाइल मार्केट्स में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ जहाँ नतीजे आ रहे हैं वहाँ रिएक्शन हो रहा है। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स का पॉजिटिव रिएक्शन और नेगेटिव सेट का नेगेटिव रिएक्शन है। ऐसा ही एक रिएक्शन हुनासा कंज्यूमर में आज देखने को मिला है। स्टॉक को पुल अप करेंगे। हुनासा कंज्यूमर जानी मानी डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है जिसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 6 ब्रांड्स हैं इनकी। कंपनी के दरअसल नतीजे आए आज सुबह से ही स्टॉक जो है वन साइड अप मूव दिखा रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 11% की तेजी हुनासा कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है ना। कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, प्रॉफिट के फ्रंट पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर आंकड़े जो हैं अच्छे रहे और इसी के चलते इंट्राडे बेसिस पर नंबर्स का इम्पैक्ट है। रेवेन्यू करीब 6% बढ़त के साथ 488 करोड़ पर पोस्ट हुआ है। क्लियर कट रिजल्ट का इम्पैक्ट। कुणाल, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। हुनासा कंज्यूमर अगर आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, क्या राय होगी? आई थिंक ओवरऑल अगर लार्जर टर्म ट्रेंड देखें तो मेरे हिसाब से मानसी बेरिश ही है। यस, सिंस ओवरसोल्ड टेरिटरी में था तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। अगर आप FACD और स्टोकेस्टिक्स भी देखोगे, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे। तो मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक ने आज अपने 20 DMA को, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 226, उसको टच किया है। और भी अपसाइड बाकी है। मुझे लगता है जो गैप बनाया था फॉलिंग के टाइम 243, 242 के आसपास, आई थिंक वो गैप फिल करने आएगा। सो यहाँ से 240, 242 के लेवल्स और भी आ सकते हैं हायर एंड पे, पर बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। अभी जो सपोर्ट डाउन साइड पे बन चुका है स्टॉक का वो है 216, 217 का जोन। सो डिप मिले तो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। 240 से लेकर 242 के टारगेट्स हायर एंड पे आ सकते हैं।
डिप मिलता है यानी कि गिरावट पर मौका मिलता है तो एंट्री ज़रूर ली जा सकती है, लेकिन क्लियर कट रिजल्ट का इम्पैक्ट है। डाउनसाइड दिखी थी और उसके बाद अब नतीजे ठीक ठाक आए हैं, जिसका एक असर ओनासा के स्टॉक प्राइस पर दिख रहा है। लेकिन अब एक बेहद इंटरेस्टिंग और साथ ही इंपॉर्टेंट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। आज उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसमें टैरिफ और दूसरे कारोबारी मुद्दों पर खास अहम चर्चा होंगी। कौन से अहम मुद्दे हैं जो फोकस में रहेंगे और इस मुलाकात के चलते भारतीय बाजार पर, शेयर मार्केट पर किस तरह का असर पड़ सकता है, कहां कहां फोकस रहना चाहिए, इसकी एक डिटेल रिसर्च की हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। आइए उनसे जानते हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, भारत और यूएस की ट्रेड की बात करें तो फार्मा और आईटी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स होता है। तो ऑफकोर्स कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले जो है H1B वीज़ास, उसकी क्या एक्सपेंशन होती है, कितना जो है जो आप कह सकते हैं आईटी के वर्कफोर्स यूएस में जा सकते हैं, उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। ऑफकोर्स स्टारलिंक की भी बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटरी क्या इसकी अपडेट आती है उस पर भी फोकस रहेगा, जिसपे भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और नेल्को, इन तीनों ही स्टॉक्स पे नज़र रहने वाली है। अब याद रखिए जो रिपब्लिक पार्टी है वो फार्मा स्पेस की जो लॉबी है उस पे जो है बहुत सपोर्ट देती है भारत को, तो उस पे भी जो है फार्मा स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा जो बड़ा चाइना का टैरिफ है उसके कारण जो है भारत के केमिकल स्टॉक्स पे तेज़ी देखने मिल सकती है और डिफेंस कॉर्पोरेशन पे भी नज़र रहेगी। फार्मा और आईटी कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं जिस पे हम नज़र डालने वाले हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फोसिस, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो यहाँ पे 40 से लेके 60% तक का जो है आप देख सकते हैं कि ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। वही हम बात करें आपके टेक्नोलॉजी सेगमेंट में, वहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम जो है टेलीकॉम और आईटी स्पेस दोनों में ही देखने मिलता है। अब अगर बात करते हैं तो जो चाइना टैरिफ्स की बात है वो केमिकल स्पेस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ऑलरेडी चाइना की तरफ जो है टैरिफ्स अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये तो ऑफकोर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थी, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स भी है जिन पे नज़र रखेंगे जिसका एक्सपोजर जो है नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। यहाँ पे बात करें तो संवर्धना मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोना BLW जैसे स्टॉक्स है, इन पे नज़र रखिएगा क्योंकि इनके नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोजर जो है ज़्यादा है और हाल ही में जो है इनकी डिमांड थोड़ी म्यूटेड थी। तो अब किस तरह पिकअप करती है और क्या बेनिफिट्स मिलती है इन ऑटो सेगमेंट पे, उस पे भी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो यूएसए नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोजर वाली स्टॉक्स है उन पे भी हम नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे केमिकल नाम ज़्यादा है, PI इंडस्ट्रीज़, UPL, SRF की बात करें तो यहाँ पे 10 से 40% तक का कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट में देखने मिल रहा है। हिकाल पे भी नज़र रखिएगा जहाँ पे एक्शन देखने मिलेगा। क्वेस्ट कॉर्प, सिरमा SGS और इक्लक्स जैसे कंपनीज भी हैं जो मिड कैप नेम्स हैं, लेकिन इन पे भी जो है आज मूवमेंट्स जो है देखने मिल सकती है। इनका जो एक्सपोजर है खासकर की मैन बिल्डिंग सोल्यूशंस के लिए क्वेस्ट कॉर्प और इक्लेक्स सर्विस पे जो है निर्धारित रहता है। और सिरमा SGS की बात करें तो एक्सपोर्ट्स खासकर की इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में उस पे भी फोकस रहने वाला है। तो ये तो मैंने पूरे एक्सपोजर बता दिया आपको ऑटो स्पेस की, मिड कैप स्पेस की और ओवरऑल लार्ज एक्सपोजर जो इन्फोसिस, TCS, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला और सन फार्मा है जिन पे जो है पूरी बाजार की नज़र होगी। तो ये अहम स्टॉक्स है और थीम्स है जिस पे आज आपको फोकस होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिया और US के ऊपर जो है जो टैरिफ्स आ सकते हैं या ट्रेड की नेगोशिएशन हो सकती है उस पे पूरी बाजार और पूरे ग्लोबल ट्रेड की नज़र रहेगी। बिल्कुल शरद, काफ़ी डीप डाइव रिसर्च किया है आपने और हमने इसकी शुरुआत भी इसी से की, ट्रंप से मुलाकात क्या बनेगी बात। थैंक यू फॉर द एंटायर रिसर्च, सारी की सारी रिसर्च आपने कर बताई। भारतीय बाजार पर भी किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते दिख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे एक फंडामेंटल नज़रिया मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस पर, बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इस इवेंट पर सभी की नज़रें हैं। देखिए, US एंड इंडिया के बायलैटरल टॉक्स, दोनों ही देश की अगर बात करें, एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दूसरी दुनिया की सबसे पुरानी और कह सकते कि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी US और साथ ही सबसे पुरानी इकोनॉमी इंडिया, दोनों की बायलैटरल टॉक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे मुद्दों पर इसमें बातचीत भी होने वाली है। डिफेंस, एनर्जी को लेकर सहयोग पर फोकस होगा, टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भी सहयोग होने पर फोकस हो सकता है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट और इसका इम्पैक्ट आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम एक इवेंट है, स्पेशली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ट्रंप के कार्यकाल में सबसे पहले एक लार्ज कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए मिल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि स्टार्ट ऑफ दी टर्म में ही मिल रहे हैं। तो हमने देखा है कि ऑलरेडी जो इंडियन गवर्नमेंट है दे आर वार्मिंग अप टू व्हाट द ट्रंप वांट्स। तो बजट में पीक
कस्टम्स ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज वो ऑलरेडी 130% से घटाकर 70% कर दिया गया है। न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि 30 और ऐसे आइटम्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी और भी कम किए जा सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसा आपने कहा, की फैक्टर्स जो मार्केट ट्रैक करेगा वो है जो ट्रेड पॉलिसीज है, डिफेंस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इनमें कहीं पर भी कोई भी सेटलमेंट होती है, कोई भी एग्रीमेंट अनाउंसमेंट अगर हम देखते हैं, तो जैसा हमने कल सुना है कि ट्रम्प के एक की पर्सन ने कहा कि ऑटो और फार्मा पे ये रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो आज हमने देखा कैसे फार्मा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज फार्मा इज वन ऑफ द हायर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस। सिमिलरली टेक्नोलॉजी एक स्पेस है जहां पर इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स प्लस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड पॉलिसीज, ये ओवरऑल इकोनॉमी पर आगे चलकर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे अदर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, तो इन सब सेक्टर्स पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली एक बड़ा इवेंट है और महत्वपूर्ण इवेंट है, और इम्पैक्ट काफी सब सेक्टर्स पर इस पर पड़ने की संभावना है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक सिद्धार्थ जी। इस वक्त बाजार की चाल अगर देखें, उतार चढ़ाव जरूर मार्केट में नजर आ रहे हैं और दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी 23,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कल क्लोजिंग के दरमियान जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, कुछ ऐसी ही तस्वीर इस वक्त भी नजर आ रही है। बाजार खुले, बिकवाली का दबाव दिखाया, उसके बाद रिकवरी मोड भी आया, उसके बाद गिरावट का रुझान। फार्मा, मेटल, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ खेमे हैं जो कि इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, निफ्टी बैंक, मिड सिलेक्ट, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और आईटी से बिकवाली हाथ लगी है। के अंदर उतार चढ़ाव तो खैर अपने लिहाज से हो ही रहा है, और अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर सिर्फ 7 पॉइंट की गिरावट अब बची हुई है। देखते हैं, अभी आज का सेशन तो ऐसे निकल गया, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस हफ्ते का। अगर पुल बैक आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक पशोपेश में निकल जाएगा। मुथूट फाइनेंस के शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पहले इसकी वजह समझ लेते हैं, वरुण दुबे मेरे सहयोगी इसके बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक टेक्निकल चेक भी आपके सामने करवाएंगे। पहले मुथूट के शेयर के अंदर आज तेज़ी क्यों है ये जान लीजिए। वरुण, बताएं आप। मुथूट फाइनेंस देखिए आप 6-7% के आसपास के गेन जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। कंपनी के नतीजे आए, नतीजे कंपनी के जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। आप देखिए ऐसे माहौल में कंपनी के जो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ है, भले वो गोल्ड में हो या फिर कंसोलिडेटेड एयूएम ग्रोथ जो हो, वो कंपनी ने करीब 34% के आसपास की जो है वो डिलीवर की है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस उसमें कमी देखने मिली, तो ये भी एक अच्छी बात थी। और इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत सुधरा ही है। कंपनी ने कहा है कि FY26 में 15% के आसपास की ग्रोथ करेंगे। हालांकि इन्होंने पहले कहा था कि ग्रोथ जो है वो 25% FY25 में रहेगी, लेकिन FY26 के लिए फिर से 15% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ब्रोकरेजेस, मॉर्गन स्टैनली, CLSA, जेफरीज, मोतीलाल, इन सब ने एक सुर में स्टॉक पे अपने प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ाए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले ही माफ़ कीजिएगा, परसों ही मेरे ख्याल से CLSA की रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने प्राइस टारगेट 2000 से बढ़ा के 2400 किया था, और आप देखिए 2400 से बढ़ा के 2470 का प्राइस टारगेट जो है वो CLSA ने कर दिया है। तो लगातार प्राइस टारगेट जो है वो भी इन काउंटर्स पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा कुणाल भाई आप इसको जरा चेक करोगे, मुथूट फाइनेंस इसके अंदर क्या करना चाहिए? आई थिंक मुथूट फाइनेंस अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से गोल्ड में मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इसमें भी था। ऑलरेडी टेक्निकली स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ही था जहाँ पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स थे। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखा है, जो उसका रिसेंट स्विंग हाई था वो भी निकल गया है 2275 का। आई थिंक यहाँ से तेजी और भी बढ़नी चाहिए स्टॉक में। मुझे लग रहा है जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 2355 और सेकंड टारगेट है 2370 का। दो शेयर में को जरा और आपसे चेक करवाने, बस मैं फटाफट से लेता जाऊंगा, फिर आपको आपके पास कोई BTST हो तो आप भी मेरे को बता सकते हैं। लक्ष्मी सर पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, 2-4 शेयर में को जरा जल्दी पता करने, फिर मैं आपसे जरा BTST करवाऊंगा। इप्का लैब और चलेगा? इप्का लैब का जो पैटर्न है, यहाँ पर एक हल्का सा शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर इसकी क्लोजिंग 1495 से 1500 के ऊपर होती है
देन आफ्टर हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1440। पीबी फिनटेक पे कितना ट्रस्ट करें शुक्ला जी? पीबी फिनटेक, मैं नया इन्वेस्टर हूँ, पहली बार पोर्टफोलियो में पैसा डालूंगा पीबी फिनटेक में, इस भाव पे डाल दूं? जी, इसके जो करंट लेवल्स हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ से आने का एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से 1720 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1580। ठीक है कुणाल भाई, जोमेटो जिन्होंने पहली बार की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर 30-40% शेयर करेक्ट हुआ है अपने भाव से, वापस आ जाएं जोमेटो में? एवरेज भी कर सकता हूँ, नया भी ले सकता हूँ कुणाल जी? जोमेटो एवरेज भी कर सकता हूँ, नया भी ले सकता हूँ? डिम्पी जी, डेफिनेटली मेरा मानना रहेगा नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है और भी डाउनसाइड बाकी है जोमेटो में। जोमेटो का जो एक गैप जो फिलअप करना है 190 के आसपास, आई थिंक वो टेस्ट करने आएगा और भी डाउनसाइड पे। सो मुझे लग रहा है अभी भी वेट करिए, 190 195 ये शायद एक अच्छा जोन रहेगा जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, BTST STBT अगर कुछ है तो जरा बता दीजिएगा। कुणाल भाई पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी सोना है तो बताइए। यस, मेरे पास BTST है एंड आई थिंक बजाज SBI लाइफ के साथ मैं जाऊंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में SBI लाइफ में हमने ऑलरेडी लॉन्ग बिल्टअप देखा था, आज फॉलोअप बाइंग दिखी है मुझे स्टॉक में। स्टॉक अपने प्रीवियस कल के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है SBI लाइफ में। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 1450 का स्टॉप लॉस लगाना है डाउन साइड पे, और हायर एंड पे मैं 1490 और 1500 के लेवल देख रहा हूँ। ओके ठीक है, डन। लक्ष्मीकांत जी आपकी तरफ से BTST STBT कुछ है तो? डेफिनेटली SBI कार्ड में एक अच्छा खासा एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिला है डेली के चार्ट्स पर, और पिछले 2 दिनों से जैसे कल इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया था और आज हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिली है। अभी रिसेंटली इसने अपने पिछले स्विंग हाई 845 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है इस ब्रेकआउट में। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे SBI कार्ड को बाय कर सकते हैं। 845 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 890 के। सर SBI कार्ड SBI लाइफ कमाल हो गया, दोनों की तरफ से शेयर आए, लेकिन दोनों ही SBI की तरफ से आए, दोनों पे BTST की स्टैंप लगाओ आप, जैसे ये वाली लगी हुई है हरे रंग की। इसी तरह से एक दूसरे कुणाल शाह ने जो आपको बताया SBI लाइफ, उस पर BTST की स्टैंप लगाओ, और एक करीब 1500 तक का टारगेट है। तो 2 BTST मिले हैं, देख के अच्छा लग रहा है, और दोनों SBI ग्रुप से ही हैं, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज हैं। ये बेहतर है, एक तो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर और एक कार्ड बिजनेस के अंदर है। आप सबने SBI का जिक्र नहीं किया, इन दोनों के सब्सिडरीज का जिक्र किया। कुणाल भाई ऐसा क्यों? उसके अंदर सिग्नल नहीं है क्या कुछ भी? आई थिंक SBI में भी हमें करंट लेवल्स पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है, और स्टॉक डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन के आसपास है, बट जैसे फॉलोअप मूव चाहिए वो नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि SBI लाइफ में कल के ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग बिल्डअप था, आज फॉलोअप मूव दिखाई दिया। सिमिलरली SBI में मुझे कोई भी फॉलोअप मूव दिखाई नहीं दे रहा है। तो वंस SBI 738 739 का लेवल क्रॉस करता है, फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि वो 20 डे मूविंग एवरेज तरफ जाने के लिए रेडी है, जो एटलीस्ट स्टॉक को 753 तक लेके जा सकता है। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हालांकि मार्केट्स ने तो उतना खुश नहीं किया, अगर शायद हरे निशान में बंद होता, चलो हरे निशान भी छोड़ो, कम से कम आज का जो टॉप बनाया हुआ है वहाँ पे भी बंद हो जाता, एक्सटेंशन नहीं दिखाता आज 23,300 का लेवल, तब भी जमता। लेकिन वही बात पुरानी वाली, या तो निचले स्तरों से वापस ऊपर आके सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएगा, या तो ऊपर से वापस नीचे जाके सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएगा। नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाला मार्केट्स है, अगर आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। ये एग्रेशन और डिप्रेशन की चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो बाजार जीने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। आज के जो टॉप गेनर्स रहे उसमें मुथूट फाइनेंस था, SBI कार्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज का सेशन में मार्केट्स में देखने को मिला। इफ्का लैब, सेल जैसे शेयर्स भी आज आपको बढ़िया अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखे हैं। बजाज के दोनों ही शेयर, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आज ठीक बंद हुए हैं। आज एक्चुअली में दिन थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा फार्मास्यूटिकल्स का था। सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखे।
आज के टॉप लूजर्स जिनका दिन खराब था वो था अडानी एंटरप्राइजेस, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस को उम्मीद थी कि शायद 558 को पार करके बड़ा ब्रेकआउट करेगा, बट हुआ नहीं, फेल हो गया और आज 4% का कट लगा दिया, 22 रुपये नीचे चला गया। वोल्टास भी टूटा, कैम्स भी टूटा आज पीआई इंडस्ट्रीज भी, इन सब में गिरावट करीब 3% के आसपास की रही है। साल का हाई लगाने वाला कोई शेयर है तो वह मुथूट फाइनेंस और एसबीआई कार्ड, इन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। कोटक महिंद्रा बैंक भी साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ और बढ़िया बंद हुआ। हम तो कोटक के बारे में लगातार आपको बताते भी रहे हैं। हाई डिलीवरी वाला शेयर है श्री सीमेंट, उसने भी आज अपने साल का हाई टेस्ट किया है। आज का जो लो टेस्ट करने वाले शेयर, जो बड़े शेयर मैं उनके नाम बता देता हूँ, उसमें है कोलगेट, ये करीब आज 2% टूटकर साल के लो पे पहुँच गया। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% टूट कर साल के लो पे पहुँच गया। लक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ये बता रही है कि ये लड़ाई बराबर की चल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के मार्केट्स के अंदर कोई बड़ी पोजीशंस लेने का। जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक रुके रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसको एंजॉय कीजिए। नमस्कार।